हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स पढ़ने के लिए में मैथ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सच तो ये है कि फिजिक्स का शुरुआत ही मैथमेटिक्स से हुआ, तो आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स जो है सो फिजिक्स की जननी है। तो इस तरह से फिजिक्स का स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट ब्रांचेज जो है मैथमेटिक्स का उसको जानना ज़रूरी होता है। डिपेंडिंग ऑन किस लेवल का फिजिक्स है, हमें उसी तरह से बहुत सारे जो ब्रांचेज हैं उसको जानना जरूरी होता है। लेकिन जो बेसिक ब्रांचेज है फिजिक्स मैथमेटिक्स के, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर लेवल पर ज़रूरत होती है, वो तो है अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, चाहे यूक्लिडियन ज्योमेट्री हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ये तो बेसिक है। लेकिन इसके बाद में जो और आता है वो है कैलकुलस। ये ब्रह्मांड जो है एक नियम के अनुसार चलता है, और ये जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं, वो नियम जो लिखे गए हैं, जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कहने जब हम कह रहे हैं तो हम एक्चुअली कैलकुलस की बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस से एक स्टेप ऊपर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इसी कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा फ्लेवर आपको देंगे। आप कैलकुलस को जो क्लास 11 में है वो 2-4 महीने के बाद पढ़ेंगे, और जो 12 में है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन 11 में बस थोड़ा सा फ्लेवर दिया गया है और उसके बाद में 12 में थोड़ा सा डिटेल्स में दिया गया है। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला चैप्टर से ही आपको कैलकुलस की जरूरत पड़ेगा। लेकिन अभी मैथमेटिक्स में जो कैलकुलस पढ़ने का टाइम है वो थोड़ा बाद में आएगा। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना पहले बहुत ही बेसिक लेवल का कैलकुलस आपको बता देते हैं यहाँ इस वीडियो में। यदि आप थोड़ा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है एसेंशियल मैथमेटिक्स करके, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए हम कैलकुलस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले इन्वेंटर्स, किसने कैलकुलस की खोज की, इसका जो श्रेय है वो 2 लोगों को जाता है। एक है लाइबनिट्ज, ये है मैथमेटिशियन। सो लाइबनिट्ज जो है सो मैथमेटिशियन है, और जर्मनी में है नहीं थे। और इधर है न्यूटन, वो इंग्लैंड में, वो एक फिजिसिस्ट है। एक्चुअली वो हाथ मोला है, वो ऑलराउंडर है, लेकिन बेसिकली वो फिजिसिस्ट है। और दोनों कंटेम्परेरी है, एक ही समय में हुए थे, समकालीन है। इसका टाइम देख लीजिए, इसका टाइम देख लीजिए, ये दोनों को इसलिए जाता है। और दोनों का अप्रोच अलग है, लेकिन दोनों ने ही इसको डेवलप किया कैलकुलस को, और उन लोगों ने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया। बाद में जर्मनी के लोगों और इंग्लैंड के लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी इस बात को लेकर कि एक्चुअली ओरिजिनल इन्वेंटर कौन है कैलकुलस का। इंग्लैंड के लोग ऑफकोर्स कहेंगे कि अपने लोगों के बारे में, न्यूटन के बारे में कह रहे थे, और जर्मन स्पीकिंग जो कंट्रीज है लाइक ऑस्ट्रिया और जर्मनी, वहाँ पर लाइबनिट्ज का नाम लिया जा रहा था। बाद में ये कंसेंसस बना कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस का इजाद किया, उसका खोज किया। ठीक है, तो ये है इन्वेंटर लाइबनिट्ज और न्यूटन। कैलकुलस की जब हम बात करते हैं तो हम 2 तरह के कैलकुलस की बात करेंगे। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का जो ऑपरेटर है वो d/dx है। ये किसी फंक्शन पर ऑपरेट करता है, d/dx। यहाँ पर आपने पढ़ा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 मेन ऑपरेटर आपने पढ़ा। इसके अलावा भी और भी ऑपरेटर पढ़े होंगे, लेकिन ये 4 मेन ऑपरेटर है। डिवीजन, इसके अलावा 2 और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, एक डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, और ये जो है वो इंटीग्रल ऑपरेटर, वो यहाँ पर दिया है। ये ऑपरेट हो रहा है किसी फंक्शन पे, और ये ऑपरेट हो रहा है, ये भी कोई किसी फंक्शन पर ऑपरेट हो रहा है। तो ये है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है इंटीग्रल कैलकुलस। ये इंटीग्रल कैलकुलस जो है सो इसका जस्ट उल्टा है, इसको हम कह सकते हैं एंटी डिफरेंशियल कैलकुलस भी कह सकते हैं। यहाँ पर वही मैंने लिखा है, बोथ आर अनदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लाइक सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशिएंट। द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस आर नोन एज डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स।
इस डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है उसको हम किसी फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे तो जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा उसे हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। जैसे दो नंबर को हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट मुझे मिलता है उसको हम सम कहते हैं। दो नंबर को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो मिलता है उसे हम कहते हैं डिफरेंस। या दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कहते हैं रिजल्ट को प्रोडक्ट। दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे कोशिएंट कहते हैं। उसी तरह से ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस में, जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसी फंक्शन को यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको डेरिवेटिव कहते हैं। इसी तरह से यदि किसी को हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे इंटीग्रल कहते हैं। और यहाँ पर मैंने नाम जैसे ऑलरेडी पहले ही बताया कि इसको एंटी डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं और इसी का दूसरा नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। हम आगे चलकर बताएंगे कि इस एंटी डिफरेंशियल को इंटीग्रल क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एक ही है, कैलकुलस है, इस जहाँ जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसी का उल्टा है एंटी डिफरेंशियल कैलकुलस, या जिसको हम इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया इसका सिंबल क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर का d/dx और इसका सिंबल इंटीग्रल ऑपरेटर का dx है। ओके, अब यहाँ पर हम चलते हैं कि एक्चुअली ये कैलकुलस है क्या। अभी तक हमने नहीं बताया आपको कि ये कैलकुलस है क्या, केवल मैंने बताया ऑपरेटर का सिंबल ऐसा होता है वैसा होता है। तो यहाँ पर जो है सो हम दोनों के बारे में चलेंगे। इसका क्या अप्रोच था लाइबनिट्ज का, ये मैथमेटिशियन है, और ये जो फिजिसिस्ट है न्यूटन, इसका क्या अप्रोच था। इसका अप्रोच था कि हम इसको इंटरेस्ट था कि यदि मेरे पास कोई फंक्शन है, यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, इस तरह का मान लीजिए फंक्शन है y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको मैंने प्लॉट कर दिया। इसको इंटरेस्ट था कि किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट तो किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं, इस टेंजेंट का स्लोप कितना है। ये एंगल यदि थीटा है जो एक्स एक्सिस के साथ बनाया तो स्लोप जो है वो tan थीटा होगा, राइट। ये tan थीटा जो स्लोप है वो कितना है, उसको इस बात में इंटरेस्ट था कि हमें यदि कोई फंक्शन मिल जाए तो उसको हम प्लॉट कर सकते हैं और हर एक किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट, नहीं ये तो टेंजेंट हुआ नहीं, यहाँ डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन ये टेंजेंट इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो उसका tan थीटा, यहाँ पर अल्फा एंगल है तो tan अल्फा ये स्लोप है, उसको इस स्लोप में इंटरेस्ट था। और न्यूटन को इसको स्लोप में इंटरेस्ट नहीं था, वो तो फिजिसिस्ट है, वो जानना चाहता था कि यदि मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए ये हमारा सरफेस एरिया है एक स्फीयर का 4πr², यदि हम r को थोड़ा सा चेंज कर दें, r को हम थोड़ा बढ़ा दें, r को r+d डेल्टा r कर दें, तो s कितना चेंज हो जाएगा। s जो है उसमें जो चेंज आएगा वो कितना है, ये चेंज कितना है, r को यदि हम थोड़ा चेंज करेंगे तो s में कितना चेंज आएगा। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पर तो एरिया है, ये तो एक्चुअली ज्योमेट्री मैथमेटिक्स से ही है, ज्योमेट्री से ही है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो एरिया है वो डिपेंड करता है r पे। ऐसे ही दूसरा यदि एग्जाम्पल लेना हो तो आप ले सकते हो, जैसे अंश मॉडुलस, वो डिपेंड करता है फोर्स बाय एरिया, कितना सारी चीज़ों पर। अब यदि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम यदि चेंज कर दें थोड़ा सा, ए से ओ यदि हम a+Δa कर दें, तो ये जो स्ट्रेस उसमें है एफ, वो कितना चेंज हो जाएगा फॉर द सेम एक्सटेंशन। यहाँ तो इस तरह का क्वेश्चन में वो इंटरेस्टेड था, तो वो यही जानना चाहता था कि मेरे पास कोई फंक्शन है, उसके एक वेरिएबल को हम यदि चेंज करते हैं तो दूसरा वेरिएबल किस तरह से वो चेंज करता है, वो ये जानना चाहते थे। और लाइबनिट्ज वो जानना चाहते थे कि जब हमारे पास कोई स्लोप है, कोई फंक्शन है, तो किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप कितना है, इसको उसमें इंटरेस्ट है। ओके, एक्चुअली ये दोनों ही चीजें सेम हैं, दोनों का अप्रोच अलग दिख रहा है लेकिन दोनों एक्जैक्टली सेम है। कैसे? यहां दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है, ठीक नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसा है,
ये पॉइंट है, यहाँ पर जो है सो स्लोप निकालना है। लाइब्निट्ज़ चाहता है कि हमें स्लोप यहाँ पर चाहिए, और इसी पॉइंट पर जो है ये y है, ये x है। इस पोजीशन पर न्यूटन चाहता है कि यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, x की जगह पर ये आगे हमारा अब हो गया x प्लस डेल्टा एक्स, तो y में जो चेंज आएगा वो कितना होगा उसमें उसको इंटरेस्ट है। y ये वैल्यू होगा, ये इस तरह से चल रहा है। यदि आप मान लीजिए y को जो है आप कर दीजिए 4 पाई एक्स स्क्वायर है, जो पिछले एग्जाम्पल लिए थे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर जो एंगल है, ये जो एंगल यहाँ पर बना रहा है थीटा, ये स्लोप है। लाइब्निट्ज़ को उसे मिल गया स्लोप। अब न्यूटन क्या कर रहा है, उसको स्लोप से पहले मतलब नहीं, उसको मतलब है कि ये हमारा डेल्टा एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा डेल्टा वाई। यहाँ पर जो वैल्यू है उसको y कहेंगे, y, और यहाँ पर जो है सो y प्लस डेल्टा वाई कहेंगे। तो एक जो डिफरेंस है वो डेल्टा वाई है। वो उसको इंटरेस्ट है कि हमें पता करना है कि यदि हम x को थोड़ा चेंज करें तो y में जो चेंज होगा वो कितना होगा, और x में बहुत थोड़ा चेंज करना है क्योंकि इसका वेरिएशन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है। यहाँ पर जो वेरिएशन है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, हर जगह अलग अलग है। तो वो जो वेरिएशन चाह रहा है, वो जो रेट चाह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y व्हेन विद रेस्पेक्ट टू x, ये उसे पता करना है। तो ये x बहुत छोटा होना चाहिए, ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए, टेंस टू 0, यही उसको चाहिए था। इसका उसने नाम दिया dy बाई डी एक्स, न्यूटन ने नाम दिया dy बाई डी एक्स। यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है जो y पर ऑपरेट हो रहा है। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये यदि थीटा है तो ए एल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। यहाँ तक हम मान सकते हैं, यदि ये बहुत छोटा है तो मान सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। यदि डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट 0 है तो एक्जैक्टली सेम हो जाएगा थीटा। तो ये जो डेल वाई बाई डेल एक्स है वो है क्या, कितना आया, डेल वाई बाई डेल एक्स टेन थीटा ही तो है, टेन थीटा है। तो जो डी वाई बाई डी एक्स न्यूटन ने पता किया, जो जानना चाहता था, वो है टेन थीटा, और टेन थीटा ही तो स्लोप है, यही स्लोप है। तो न्यूटन और लाइब्निट्ज़ दोनों जो है सो दो अलग लैंग्वेज बोल रहा है, लेकिन वो एक्जैक्टली सेम चीज कर रहा है। लाइब्निट्ज़ को चाहिए स्लोप टेन थीटा, और इसे चाहिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। यदि उसी पॉइंट पर बात कर रहा है जिस पॉइंट पर लाइब्निट्ज़ बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल एक्स टेंस टू 0। इसका मतलब वो टेन थीटा, डेल वाई बाई डेल एक्स टेन थीटा, वो भी वही स्लोप का बात कर रहा है। तो दोनों का अप्रोच सेम है। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन, एक्चुअली डेफिनेशन हमने बता दिया पीछे ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार। सेम प्लॉट में बनाया है इस तरह से। ये जो है सो यहाँ पर जो है जब ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये जो लाइन दिख रहा है वो बन जाएगा स्लोप, ये स्लोप हो जाएगा यहाँ पर, और ये एंगल थीटा। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमें क्या है, डेल वाई बाई डेल एक्स व्हेन डेल एक्स टेंस टू 0। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, न्यूटन वाला स्टाइल लिखते हैं, डेल एक्स टेंस टू 0, ये डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई कितना है, डेल वाई है ये वाला डिस्टेंस, राइट, और ये डिस्टेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय ये डेल्टा एक्स, एक्जेक्टली जो मैंने यहां से लिखा। तो ये बन गया डेफिनेशन, यही डेफिनेशन बन गया कि जो डिफरेंशिएशन है y का विथ रेस्पेक्ट टू x वो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू एट x प्लस डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, माइनस x पर उसका जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये हम डेफिनेशन की तरह यूज करेंगे। ये हमारा डेफिनेशन है। ओके,
तो इस डेफिनेशन को यूज करके हम क्या करते हैं, आपको एक एग्जांपल बताएंगे कि कैसे इसको हम निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का। अभी हम बात कर रहे थे y इक्वल टू 4πx², इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये सरफेस एरिया हो गया, तो इसका dy/dx कितना आएगा, तो dy/dx कितना होता है, अभी जो डेफिनेशन पीछे देखा वो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बाय डेल्टा x। यही y जो है सो y का है, क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो यहां पर हम वैल्यू लिख देते हैं, x जब है तो 4πx², ये बोले 4πx², नीचे में डेल्टा x है, ये हो गया 4πx²। ये क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा x से, इधर भी करना पड़ेगा रिप्लेस, x को डेल्टा x प्लस डेल्टा x, 4πx प्लस डेल्टा x²। 4π दोनों में कॉमन है, उसे बाहर कर लेते हैं क्योंकि वो x पर तो डिपेंड करता नहीं। अभी a प्लस बी होल स्क्वायर बचा, इसको स्क्वायर करते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 4π तो चला गया ax² बाय डेल्टा x, ax² कट गया, 4π लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये दोनों में डेल्टा x कॉमन है, हम कॉमन कर लिए, और इधर क्या बच गया 2x, इधर बच गया डेल्टा x। ये दोनों को काट सकते हैं, इसको फैक्टर आउट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये 0 नहीं है, ये टेंड्स टू 0 है, बहुत छोटा नंबर है, 10⁻⁵ है और 10⁻⁻10 है, लेकिन 0 नहीं है। यदि 0 रहता है तो हम इसको दोनों को काट नहीं सकते, 0/0 ये 1 नहीं होता है, ये इनडिटर्मिनेट है। लेकिन यदि बहुत छोटा नंबर है 10⁻⁻10 बाय 10⁻⁻10 तब तो 1 होगा, इस केस में तो 1 होगा। तो यहाँ वही सिचुएशन है, डेल्टा x 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 है, तो इसको हम काट सकते हैं। और उसके बाद फाइनली हम वैल्यू रख देंगे डेल्टा x का 0, यहाँ पर रखते हैं 2x है, ये डेल्टा x यहाँ है, यहाँ नहीं है, और ये इसको 0 रखती है, तो कितना आ गया 8πx। ये डिफरेंशिएशन हो गया हमारा इस फंक्शन का। इसको फाइनली ऐसे लिख देते हैं सजाकर, d4πx² इक्वल टू x डिफ्रेंशिएट करिए ये, तो ये आ गया 8πx। 8πx मतलब 4π पहले अलग से रखते हैं और 2x लिखते हैं, ये 4π जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए, और x² का डिफ्रेंशिएशन आया 2x। ऐसे ही आप किसी और दूसरे फंक्शन को निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो जनरल फार्मूला है x⁴n का, वो केवल लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए पावर 2 था, ये 2 यहाँ आ गया, n, इसका पावर कितना है 2, पावर 1 कम हो गया, यहाँ भी पावर 1 कम हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया। आप चाहो तो 3 का निकाल देख सकते हो, 4 का निकाल कर देख सकते हो, ऐसे ही आएगा, या फिर जनरल टर्म इसी को निकाल कर देख सकते हैं, हमें उसको निकालने नहीं जा रहे। यहाँ पर हमने लिखा है बहुत सारे फंक्शंस, पहले जो है सो कांस्टेंट फंक्शंस है, ये चेंज नहीं कर रहा है, y के साथ x के साथ ये y जो है कांस्टेंट है, y इक्वल टू c, वो चेंज नहीं कर रहा है, तब इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 0 आएगा, 0 आएगा। इसका रेट, न्यूटन ने जो कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई चेंज नहीं है, 0। अभी ये तो बता ही दिए कि x⁴n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, पहले पावर लिखते हैं और इसका पावर 1 कम कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल एक स्पेशल फंक्शन है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो सेम आता है, मतलब कि यदि हम इसका स्लोप ले लें, एक्सपोनेंशियल ये है फंक्शन y(x), y नहीं लिखेंगे, e⁻x यहाँ लिखते हैं, और यदि इसका स्लोप हम यहाँ पर लें d/dx e⁻x, इसका यदि हम स्लोप लें, या ये इससे कंफ्यूजिंग लगता है तो हम इसको यहाँ y लिख देते हैं, y यहाँ पर जो है ये वाला फंक्शन है,
और ये हो गया dy बाई डी एक्स। तो एग्जैक्टली सेम फंक्शन आएगा। यहाँ पर जो स्लोप है वो यहाँ रख दिए, यहाँ जो स्लोप है वो यहाँ रख दिए, एग्जैक्टली सेम फंक्शन आता है। ये स्पेशल फंक्शन है। लॉग जो है जिसका बेस ई है, यूलर नंबर, उसका डिफरेंशिएशन 1/x आता है। और इसी तरह से यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का दिखाया। साइन का डिफरेंशिएशन एट कॉस आता है, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखिए इसको पेयर, ए प्लस में ए माइनस में, ए प्लस में ए माइनस में, लेकिन वैल्यू नहीं सेम होगा। यहाँ कॉस का साइन हुआ, साइन का कॉस हुआ, लेकिन यहाँ वो नहीं चलेगा। टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक का कोसेक एक्स कॉट एक्स, प्लस माइनस। तो ये था डिफरेंशिएशन, ये हमने निकाला नहीं, ये आपको याद रखना है। और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है? इसको हम एंटी डिफरेंशियल कहते हैं, उसका जस्ट उल्टा। तो यहीं पर देख लेते हैं, पहले इस फंक्शन को देखते हैं। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो लिखते हैं यहाँ पर हम, x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो n x टू द पावर n माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा ये वाले फंक्शन। यही तो, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन देगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। x टू द पावर n माइनस 1 dx, ये n को उधर ले जाते हैं, x n बाई n। अब यहाँ पर n को हम रिप्लेस कर देते हैं n प्लस 1 से, n को 1 बढ़ा दिए तो हो गया n dx। राइट साइड भी वही करना पड़ेगा, n को 1 से बढ़ा देंगे, n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना हुआ? पावर 1 बढ़ गया और वो बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखिए पावर 1 यहाँ लिख दिए, जो पावर है वही लिखे और उसके बाद में इसका पावर 1 कम कर दिए। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका पावर बढ़ा देंगे, यहाँ घट गया पावर, यहाँ बढ़ा दिए, और ये जो बढ़ा हुआ पावर है उसे यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ जो पुराना पावर है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। साथ में यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट दे देना चाहिए c, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसे इसलिए कि यदि हम यहाँ पर कहें कि x टू द पावर n प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन तो भी तुरंत निकालें। ये यहाँ लिखा हुआ है n x टू द पावर n माइनस 1 और c का डिफरेंशिएशन 0। दोनों ही फंक्शन का x टू द पावर n और x टू द पावर n प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या है? सेम वैल्यू है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको चूज किया, x टू द पावर n प्लस c, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहीं से देते चले जा सकते थे और फाइनली c टाइम्स यहाँ समथिंग होगा जो दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। देख लीजिए, यहीं पर रखते हैं, इसको यूज यदि हम करें यहाँ पर n x टू द पावर n माइनस 1 dx इजकल टू x टू द पावर n प्लस c, ये होता है। अब n को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं n प्लस 1 से, लेफ्ट साइड में हो गया n प्लस 1 टाइम्स x टू द पावर n dx, राइट साइड में क्या हुआ? x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c, ये n प्लस 1 को उधर ले गए, x टू द पावर n dx, ये हो गया x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c बाय n प्लस 1। ये तो कांस्टेंट है ही, इसको अब दूसरा कांस्टेंट का नाम दे देते हैं c1 या c2। एक्जैक्टली सेम, ये कांस्टेंट है, कुछ भी लिखना है, हमने यहाँ से लिखा, c1 क्यों लिखने गए? तो इस तरह से हमें पता हो गया कि ये जो पावर फंक्शन है, ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं, x का पावर समथिंग, वो जो है आता है x टू द पावर n प्लस 1, पावर 1 बढ़ गया और बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही मैंने दिखाया, एग्जैक्टली सेम चीज। एक्सपोनेंशियल हमने देखा है कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या है? जस्ट एक्सपोनेंशियल, तो इसका इंटीग्रेशन भी वही हो जाएगा। ये रह गया। लॉग का देख लीजिए, लॉग का देखिए डिफरेंशिएशन क्या है? 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होगा।
1/x का इंटीग्रेशन, ये गलत है, यहां पर होगा 1/x और ये आएगा log 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो log होता है, log का कुछ और आएगा। साइन का इंटीग्रेशन हमने वहां देखा था कि साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस, कॉस का आएगा साइन, पीछे से देख सकते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो हम कह सकते हैं cos x का इंटीग्रेशन साइन है, और ये कांस्टेंट तो रहता ही है, उसको हम नहीं लिख रहे। यहां से फिर वैसे ही कह सकते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये साइन का इंटीग्रेशन ये कॉस आएगा विथ माइनस साइन। यहां से कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा 10x, और कोई कांस्टेंट तो रहेगा ही। ऐसे ही सब चीज यहां पर लिखा हुआ है, आपको इसे याद रखना होगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स 10x का सेक एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स। वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। ये इनवर्स क्या होता है, आप यदि लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई वैल्यू है साइन हाफ, तो आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं साइन इनवर्स हाफ, एक्स को उधर ले गए एक्स हुआ, वही ये नंबर है। साइन इनवर्स हाफ जो है वही साइन इनवर्स, जहां पर वेरिएबल भी तो हो सकता है, वाई हो सकता है, तो उसको यहाँ पर वाई कहते हैं, इसको साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। तो ये जो इनवर्स फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन होता है कैसे, इस तरह से आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का यहाँ पर जस्ट माइनस साइन हो जाएगा, इसका पेयर देखिए, टेन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट का जस्ट -1 साइन। सेक इनवर्स का 1/x, ये मोड है स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों का पेयर देखिए एक्जैक्टली सेम, जस्ट प्लस माइनस। यहाँ पर जो है सो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका जो ये स्लोप देता है ना, डिफरेंशिएशन क्या है स्लोप है, तो ये जो स्लोप है सेक इनवर्स एक्स का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और कोसेक इनवर्स एक्स का जो स्लोप है आप यदि उसको प्लॉट करो तो उसका जो स्लोप आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर मॉड दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, ये स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा सेक इनवर्स एक्स में, और कोसेक में ये हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ एक फंक्शन को लिया और उसका डिफरेंशिएशन आपको दिखा दिया कि ये होता है। एक ठोका मैंने केवल डिराइव करके दिखाया फर्स्ट प्रिंसिपल से, मतलब हम वेरी बेसिक डेफिनेशन से। अब यहाँ पर जो है सो बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का, फंक्शन अकेला तो नहीं रहता है, हमारे काम के लिए जो फंक्शन है हमेशा दूसरे के साथ मिल के आता है, कभी वो समेशन में होता है, कभी वो डिफरेंस में होता है, कभी वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, कभी वो डिवीजन में होता है। तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यदि वो समेशन में है या डिफरेंस में है तो सिंपली उसका अलग अलग का डिफरेंशिएशन करके ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन करके हम या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन यदि मल्टीप्लिकेशन है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नहीं चलेगा। डी यू भी, यहाँ पर यू का मतलब है यू जो है सो फंक्शन है एक्स का, और भी ये भी जो फंक्शन है एक्स का, यू और भी दोनों एक्स का फंक्शन है। डी यू भी बाई डी एक्स, यदि ये मल्टीप्लाई है तो हम ऐसा नहीं कर सकते डी एक्स बाई डी एक्स एंड डी भी बाई डी एक्स, ये गलत है, ये गलत है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यदि u को हम डिफरेंशिएट करते हैं डी यू बाई डी एक्स तो v को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस v को यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो u को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, देखिए u और v तो दो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, तो उसका डायमेंशन क्या है जूल। यहां पर यदि हम इसको भूल जाएं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ तो dx नीचे है, यहाँ भी dx नीचे है, तो ये केवल फोर्स रह जाएगा, और यहाँ पर केवल डिस्प्लेसमेंट रह जाएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ ऐड नहीं कर सकते। ये मान लीजिए u जो है सो हमारा फोर्स है और v जो है सो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो लेफ्ट साइड में ये क्या हो गया, ये हो गया वर्क, लेकिन राइट साइड में ये जस्ट फोर्स है, और नीचे में जो है सो तो यहाँ भी है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स नहीं हो सकता,
नहीं, फोर्स तो हो सकता है। फिर यहाँ पर तो देखिए दो दो, एक तो एक कट गया, राइट, और ये इसको क्या करें, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। फोर्स टाइम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया, ये फोर्स बच गया। तो लेफ्ट साइड में वर्क है का डायमेंशन होगा या यूनिट होगा, और राइट साइड में फोर्स का, फोर्स का यूनिट, इधर फोर्स इधर वर्क, ये नहीं हो सकता। इक्वल है तो दोनों तरफ वर्क होता रहना पड़ेगा, तो इसलिए वो ऐसा नहीं होता है। ओके, और ये जो बेसिक डेफिनेशन है वो भी हम बेसिक फार्मूला से ला सकते हैं, जहाँ पर हमने बताया था कि जो बेसिक डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये बेसिक डेफिनेशन है, राइट। इस बेसिक डेफिनेशन से ये सब के सब डिराइव किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम केवल आपको रिजल्ट दे रहे हैं। यदि ये डिफरेंशिएशन दो फंक्शन का कोशिएंट है, डिवीजन है, तो उसके लिए रूल है कि पहले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, पहला को मल्टीप्लाई करते हैं, और होल को ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में है भी उससे उसका स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली इसको आप बहुत इजीली यहीं से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। क्या है कि ये u जो है, u बाय v जो लिखा हुआ है, ये दो फंक्शन है, एक u है, दूसरा 1 बाय v है। u बाय 1 बाय v। अब सेम फार्मूला लगाते हैं, ये वाले पहले फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल du बाय dx, सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस फर्स्ट फंक्शन लिख लिया और सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, d, ये 1 बाय v है जिसको हम v टू द पावर -1 कर सकते हैं। ये जैसे का तैसे हमने लिख दिया, और ये जो है v टू द पावर -1, अभी भी बताया था अलजेब्रिक फंक्शन जो है आया था यहाँ पर, ये x टू द पावर n, इसको डिफरेंशिएशन देखना है, राइट। ये वाला x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले पावर लिखते हैं और उसके बाद में वेरिएबल का पावर एक कम करके लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले पावर लिखते हैं जो कि -1 है, और वेरिएबल का पावर एक कम कर देते हैं, -1 -2। तो ये तो मैंने v के रेस्पेक्ट में किया, और फिर dv को dx से करना पड़ेगा। अभी जो मैंने डिफरेंशिएशन किया उसको ऐसे कर दिया, यही वाला जो चेन रूल आएगा यहाँ पर उसको यूज करेंगे, लेकिन चेन रूल से पहले ही हमने उसको यूज कर दिया। इसको पहले v से किए और फिर dv बाई dx। ये अब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कट गया, लेकिन ऐसा कहना गलत है क्योंकि ऑपरेटर है, ऑपरेटर कटता नहीं है, लेकिन इस कटने वाला जो रूल है उसको फॉलो करता है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आ गया v स्क्वायर, नीचे में ये v टू द पावर -2 है, ये क्या हो गया, ये हो गया v du बाई dx माइनस u dv बाई dx, जो कि आपका ये बन रहा है। और चेन रूल क्या है, मान लीजिए कभी कभी हमें होता है कि ये u जो है, यहाँ पर u जो है डायरेक्टली फंक्शन है x का, लेकिन यहाँ पर f जो है सो डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है, f फंक्शन है g का और g फंक्शन है x का। एग्जाम्पल इससे क्लियर होगा, जैसे कि हम कहते हैं स्क्वायर रूट ओवर साइन x y इक्वल। अब ये देखिए y किसका फंक्शन है, अल्टीमेटली x का फंक्शन है, लेकिन सबसे पहले y जो है सो स्क्वायर रूट का फंक्शन है, मतलब कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। इसको लिख सकते हैं साइन x टू द पावर हाफ। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये अलजेब्रिक फंक्शन किसका है, साइन का फंक्शन है। पहले साइन का फंक्शन है और उसके बाद में फिर ये साइन जो है सो एक्स का फंक्शन है। तो y जो है इसको यदि डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है सो पहले साइन यहाँ लिखेंगे, जो भी है ये क्या है स्क्वायर रूट ओवर साइन एक्स, पहले साइन के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर तब साइन को जो है हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये अलजेब्रिक फंक्शन है पहला, यहाँ पर साइन का अलजेब्रिक फंक्शन है पावर। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है जो डायरेक्टली एक्स का फंक्शन नहीं है, बल्कि वो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है, और फिर दूसरा फंक्शन जो फाइनली एक्स का फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं एक एक करके करते हैं।
पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू जी ये, और फिर उसके बाद में इस जी को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स, इसको कहते हैं चेन रूल। ओके, तो वो था डिफरेंशिएशन। अब आया इंटीग्रेशन। इसका रूल क्या है? इसमें भी वैसे ही रूल है कि जो दो फंक्शन एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है और उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करके या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देंगे। यदि कोई कौन चीज़ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यदि दो प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर प्रोडक्ट का आपने रूल देखा, ये प्रोडक्ट का रूल देखा, पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा को रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आप दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और पहले को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ वो रूल नहीं चलेगा, यहाँ पर एक स्पेशल रूल है इधर, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है यू और वी, उसका प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ये कुछ हद तक पहले जैसा है, राइट? जो डिफरेंशिएशन का रूल था उसके पहले फंक्शन को, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट वहाँ कर रहे थे, दूसरा को मल्टीप्लाई कर रहे थे, लगभग वैसे ही कुछ है। पहला फंक्शन रहने देते हैं टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब यहाँ माइनस, उसके बाद में ये इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर में डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जब आपको याद रखेंगे कुछ दिन यूज करेंगे तो ईजी हो जाएगा। सेम स्टेटमेंट जो यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं। प्रोडक्ट का जो है इंटीग्रेशन कितना होता है, फर्स्ट फंक्शन u टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये देखिए इंटीग्रल है ऑफ सेकेंड, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर में डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, टाइम्स ये इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। और ये हाथी का सूंड जो है रहेगा तो dx के साथ हमेशा रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकंड फंक्शन माने। आर्बिट्रली यदि आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए लोगों ने रूल बना कर रखा है कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, इस आइलेट रूल, इसमें जो पहले आता है वही फर्स्ट फंक्शन है। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, जैसे कि आपने देखा साइन इनवर्स एक्स, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एलजेब्रिक फंक्शन, सो लाइक एक्स टू द पावर एन, T for trigonometrical functions, E for exponential function। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको केवल डेफिनेशन बताया, आप एग्जाम्पल एक तो बनाइए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं एप्लीकेशन, जो हमने किया अभी इतना सारा चीज़ बताया कैलकुलस का एप्लीकेशन क्या है। तो वन एप्लीकेशन ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम और मिनिमम को पता करने में काम आता है। अब आप याद कीजिए लाइबनिट्ज महोदय को, उसने कहा था क्या, उसने क्या कहा था कि हमें जो है सो ये स्लोप देता है, dy बाई डी एक्स क्या देता है, स्लोप, और मैक्सिमम पर स्लोप कितना होता है, ये पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, राइट? तो स्लोप कितना हो गया मैक्सिमम पर 0, मिनिमम पर यहाँ पर भी स्लोप जो है सो 0 हो गया, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल हो गया, tan 0 डिग्री, इसलिए 0 है। तो मैक्सिमम और मिनिमम पर ए जो है सो 0 होता है, dy बाई डी एक्स 0 होता है। यहां पर इसको एक एग्जांपल से दिखाते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। इसको पहले हटा देते हैं। ये जो फंक्शन है इसको यदि आप प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ ऐसे नजर आएगा, ये x है, ये 0 है, ये y है, ये कुछ ऐसे नजर आएगा। ये है 1 पर, एक नहीं, -1 पर, ये है 1 पर, और बीच में 0 कहीं पर, यहाँ है 0। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं जो कि स्लोप है। कितना आया, अब यहाँ पर देखिए हम यूज करते हैं डी, अलग अलग फंक्शन का जो है माइनस प्लस है तो हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे और उसके बाद में जो भी साइन है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए ये एलजेब्रिक फंक्शन है, पहले पावर है, पावर लिख लेते हैं 3,
अब की पावर एक कम कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। माइनस ये 3 कांस्टेंट है वो बाहर कर देंगे। यहाँ क्या बचा एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, कैसे यही फार्मूला लगाएंगे। इसका पावर कितना है 1, 1 लिख लिए। पावर कम कर देते हैं एक्स, एक ऑलरेडी था एक कम कर दिए तो 0 हो गया। और यहाँ पर 2 ये कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। 3x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 0 1 3 for y to be maximum और minimum इसको एक्सट्रीमम भी कहते हैं, एक्सट्रीमम। ये जो dy बाई dx है उसको होना पड़ेगा 0। इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3 को होना पड़ेगा 0। तो यहां से हमें निकल आया x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये -1 ये +1। अभी आप नहीं जानते कि ये रियली -1 है, मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया। आप कैसे मुझे डिसाइड करें कि x इक्वल टू +1 जो है वो मैक्सिमम है और x इक्वल टू -1 वो नहीं है, या ये दोनों में से कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जो इसका स्लोप है स्लोप का भी स्लोप लेना पड़ेगा, इसको कह रहे हैं स्लोप का स्लोप लेना पड़ेगा। इसका जो है सो डिफ्रेंशिएशन एक बार और करना पड़ेगा। स्लोप आया था 3x स्क्वायर माइनस 3। इसका स्पेशल नाम है लिखने के लिए, इसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, ये सेकंड डेरिवेटिव, इसको लिखते हैं d2y और इसको लिखते हैं dx स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं 2, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ते, नीचे में स्क्वायर पढ़ते हैं क्योंकि 2 हो गया, ऊपर में स्क्वायर नहीं हुआ ना, ये dy है जस्ट d है तो d2y बाई dx स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको ऐसे ही, फिर अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर माइनस कर देते हैं। ये 3 जो है सो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 2 है, पावर यहाँ लिखेंगे, पावर 1 कम कर देंगे, 2 है तो 1 कम कर देंगे, ये कांस्टेंट है 6x। ये आया सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव हमने इसलिए कैलकुलेट किया कि हमें ये बताना है कि x इक्वल टू +1 पर ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। अभी वैल्यू देखिए d2y बाई dx स्क्वायर, इसका वैल्यू एट x इक्वल टू 1 कितना है 6, इसका वैल्यू एट x इक्वल टू -1 कितना है, x इक्वल टू -1 तो -6। ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। यदि d2y बाई dx स्क्वायर निगेटिव है तो ये है मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम पोजीशन दे रहा है और ये मिनिमम पोजीशन दे रहा है। तो x इक्वल टू -1 जो है सो मैक्सिमम दे रहा है, देखिए यहाँ मैंने सही बनाया, x इक्वल टू -1 मैक्सिमम दिया और x इक्वल टू 1 मिनिमम दिया, ये x इक्वल टू 1 मिनिमम दिया क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये कहाँ से आया कि यदि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तब मिनिमम मिलेगा और यदि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो मैक्सिमम मिलेगा। ये यहाँ से आता है कि आप ध्यान से देखिए, ये जो टॉप पार्ट है ये एक पार्ट है एक सर्किल का, और इस सर्किल का रेडियस जो है सो r है, किधर है नीचे जा रहा है, ऊपर में पॉजिटिव है राइट, y एक्सिस यदि ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव है, ये नीचे आ रहा है। यहाँ पर भी वैसे ही सर्किल है और इसका रेडियस जो है सो ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन जब जाना हो तो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर रेडियस जो है सो पॉजिटिव है और यहाँ पर रेडियस जो है नेगेटिव। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसके साथ में जो सेकंड डेरिवेटिव है इसके साथ में कनेक्टेड है। हम यहाँ पर आपको पूरा डिराइव करके नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम केवल आपको बता दे रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना होता है। वो होता है डिनोमिनेटर में d2y बाई dx स्क्वायर और नोमिनेटर में होता है 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर और ये टोटल का पावर 3/2। अब इस क्वांटिटी को तो हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो 1/2 है मतलब वो स्क्वायर रूट है, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के अंदर में जो क्वांटिटी है इसको तो हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। यदि ये पॉजिटिव नहीं हुआ तब तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, रियल नंबर नहीं रहेगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा और इमेजिनरी नंबर का हम कुछ नहीं कर सकते।
तब r का जो साइन है वो वही है जो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन है। तो आपने देखा ये जो सेकेंड डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव है तो r पॉजिटिव है। r पॉजिटिव है मतलब जब इस ग्राफ इस पॉइंट से हम ऊपर जा रहे हैं मतलब ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, मिनिमम आ गया। ये जो है सो कनकेव सरफेस हो गया। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब r पॉजिटिव है तो ये कनकेव हो गया और ये कन्वेक्स हो गया। ऊपर से देखने पर ये कन्वेक्स है, नीचे से देखने पर तो ये कनकेव है। नीचे से देखेंगे तो कनकेव है। यहाँ पर ये उसको उल्टा नहीं लिखना, ऐसे कनकेव इसको कहना चाहिए और ये कन्वेक्स कहना चाहिए। ये देखिए कन्वेक्स है, वो उठा हुआ है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि यदि हमें सेकेंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है तो r पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मिनिमम है। और ये यदि नेगेटिव है तो r जो है सो नेगेटिव है, इसका मतलब मैक्सिमम है। तो ये इसका बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है ये जानने के लिए। इसका एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का कि मैक्सिमम और मिनिमम का कहाँ पर आएगा। तो ये तो ज़्यादातर मैथमेटिक्स में होता है, लेकिन इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि इसका चेंज करने का रेट क्या है। जो कि मैं जो एग्जाम्पल पहले लिया था उसी को फिर बता देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने ये लिया था x = 4πr²। अब यदि इसको ds/dr करें, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया s विथ रेस्पेक्ट टू r, ds/dr। 4π कॉन्स्टेंट है, 4π यहाँ रख ली। r² है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। r का पावर 2 है, पहले पावर लिखते हैं, इसका पावर 1 कम कर देते हैं, 8πr। तो ये जो है इसका चेंज करने का जो रेट है वो 8πr है। ये प्रोपोर्शनल है r के। जैसे जैसे r बढ़ेगा ये इसका चेंज करने का जो रेट है सरफेस एरिया जो है उसका चेंज करने का रेट जो है वो और बढ़ता जाएगा। मतलब यदि छोटा सर्किल ले तो उसका कुछ सरफेस एरिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिए तो थोड़ा चेंज हो गया, और बढ़ाते गए रेडियस बढ़ते चला जा रहा है, सरफेस एरिया और बढ़ते चला जा रहा है। बहुत तेजी इसका रेट जो चेंज करने का रेट है वो बढ़ रहा है। तो ये एग्जांपल है, इसका एप्लीकेशन है। अब आते हैं इंटीग्रेशन पर। तो जो इंटीग्रल्स है यहाँ पर, ये हाथी का सूंड फंक्शन dx, इसका क्या फिजिकल मीनिंग है। ये एंटी इंटीग्रल है, वो तो मैंने देखा कि यदि हमें sin x dx कितना होगा तो हमें एक फंक्शन पता करना पड़ेगा जिसका डिफरेंशिएशन sin x आ जाए। वो फंक्शन है cos x माइनस cos x जो है सो होता है उसका डिफरेंशिएशन sin x। तो यहां से हम कह सकते हैं माइनस cos, वो तो एंटी इंटीग्रल है, एंटी डिफरेंशियल है। इंटीग्रल क्या है, एंटी डिफरेंशियल। वो तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये ठीक है, लेकिन फिजिकल मीनिंग क्या है। अब यहां पर देखिए जो फंक्शन है y dx है, ये y है dx है। इसका यूनिट देखिए, मान लीजिए ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ये फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों को प्रोडक्ट हम यदि लेते हैं तो क्या आता है, वर्क डन। तो ये वर्क बता रहा है। वैसे ही मान लीजिए दोनों लेंथ है तो ये एरिया, इसको जनरल टर्म वर्क डन को यहां पर क्या कहेंगे, एरिया। या यदि ये लेंथ है ये भी लेंथ है तो एरिया आ गया, राइट। तो ये एरिया ही तो दे रहा है, एक्चुअली ये एरिया देता है। कैसे, y के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर लीजिए, x हमारा यहाँ पर है, एक छोटा सा dx चेंज किए, ये देखिए xy जो कोऑर्डिनेट है इसका यहाँ पर है xy कोऑर्डिनेट। तो ये पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक x, और ये जो पोजीशन है वो है x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। ये डेल्टा x हो गया और ये हो गया, ये y हो गया, राइट।
यहाँ y है, यहाँ y प्लस डेल्टा y है, ऑलमोस्ट दोनों सेम y है, तो इसका एरिया कितना आया y dx। y dx जो है सो एक्चुअली एरिया किसका है, एलिमेंट का एरिया है, इसको एक एलिमेंट कर सकते हैं। और यहाँ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब अब क्या करना है इसे, अब इसका करना यह है कि इसको ऐड करते हैं कहाँ से कहाँ तक, a टू b, x इक्वल टू a टू b। यहीं पर जो वर्ड आता है इंटीग्रेशन, यही मीनिंगफुल है कि इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये जो एलिमेंट है यहाँ पर, ये y dx जो है एरिया है एक एलिमेंट का, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं इस पॉइंट x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, तो हमें टोटल एरिया निकल गया। तो इसीलिए इसका नाम इंटीग्रल है या इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है, ये सम करता है, ये यूनाइट करता है। इंटीग्रेशन जो है सो डिसइंटीग्रेशन का उल्टा है। डिसइंटीग्रेशन जैसे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल में होता है, वो टूटते रहता है, डिसइंटीग्रेशन में टूट जाना। सोवियत यूनियन टूट गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था बहुत सारे कंट्रीज में 1989 में। तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा है, सोसाइटी को इंटीग्रेट रखो, सब मिलजुल कर रहो। डिसइंटीग्रेट हो गया सोसाइटी, सब लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सो इंटीग्रेशन का यही मतलब है कि सबको यूनाइट किया, सबको ऐड अप कर दिया, यहाँ से ए से बी तक जो इसका लिमिट दिया हुआ है ऐड अप किया। तो फिजिकल मीनिंग जो है इंटीग्रल का क्या है, वो समीशन है, एरिया देता है। ये देता है एरिया ऑफ कर्व एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस इन द रेंज बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पर मैंने वो मैथमेटिकली दिखाया है कि कैसे इसको एरिया को ऐड अप कर सकते हैं। पहले ए जो है सो बहुत छोटा लेना पड़ेगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर इतना बड़ा कितना बनेगा, एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, ए लेंथ कितना है बी माइनस ए, उसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो वो कितना नंबर ऑफ ए रेक्टेंगल्स आएगा, वो हो गया n। और इसका एरिया कितना y यहाँ पर जो है टाइम्स डेल्टा एक्स, ऐसे करके सबका जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया। इसका इंटीग्रेशन का और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं कि एरिया ऑफ ए सर्कल का एरिया कितना होता है वो हम बता सकते हैं। हम सरफेस एरिया बता सकते हैं स्फीयर का, या वॉल्यूम बता सकते हैं स्फीयर का, सब इंटीग्रेट कर करके। वैसे कर्व एरिया जो है एक कोण का या वॉल्यूम वो बता सकते हैं। स्प्रिंग सिस्टम को हम पूरा बता सकते हैं कि हमारे पास यदि एक स्प्रिंग सिस्टम है तो इसका वेलोसिटी कब कहाँ कितना होगा, वो हम इसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों मिला के बना सकते हैं। रेडियोएक्टिव डीके जो होता है उसके बारे में बता सकते हैं कि ये किस रेट से डीके हो रहा है, कितना टाइम लगेगा, कितना अमाउंट को डीके होने में, वो सारी चीज़ें हम इसी कैलकुलस को यूज करके बता सकते हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो कैपेसिटर का है वो हम बता सकते हैं कि किस तरह से चार्जिंग होगा, किस तरह से डिस्चार्जिंग होगा, कितना उसे फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, या एक पर्टिकुलर चार्ज होने में 50% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, वो सारा हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बना सकते हैं। इनफैक्ट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करके इसके लिए एक एक्सप्रेशन बताएंगे और वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में उतना टाइम स्पेशली नीट में या जेई में आपके पास टाइम नहीं होगा डिराइव करने के लिए, वहाँ आपको डिराइव भी करने के लिए नहीं बताया जाता, फाइनली आंसर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो एनीवे ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल इसमें से बहुत सारा हमने जो लंबा वीडियो बनाया है उसमें है, उसका लिंक इसमें मिल जाएगा एसेंशियल मैथमेटिक्स में, और वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि सर्किल का एरिया हमें जो है सो बताना है, तो हम सर्किल का एरिया निकाल कर दिखाते हैं। ये सर्किल है, हम क्या करते हैं कैसे इसका एरिया निकालें। पहले एक हम कंसीडर करते हैं एक रिंग जैसा ही एक सर्किल कंसीडर करते हैं यहाँ पर, और इसका विड्थ लेते हैं, इसको हम कहते हैं x, और इसका विड्थ कितना ले लें, x में थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको हम कहते हैं dx। सो हम एक कंसीडर कर रहे हैं एलिमेंटल रिंग। इसको एलिमेंट कहते हैं, तो एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस इक्वल टू x एंड उसका विड्थ कितना है इक्वल टू dx। अब इस सर्किल का एरिया कितना है, इस रिंग का एरिया कितना है, एरिया ऑफ रिंग, एलिमेंट का हो या रिंग का हो जो भी कहना है, वो कितना है, वो है ये देखिए 2πr है, ये dx बहुत छोटा है,
तो हम इसको जस्ट dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, रेक्टेंगल है, इस लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया मिल जाता है LB, यही एरिया है। यहाँ पर भी ये दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन ये बहुत क्लोज है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेम है और इस हिसाब से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम कहते हैं 2πx लेंथ हुआ सर्कमफेरेंस, उसको dx से मल्टीप्लाई किए तो हमें एरिया निकल गया। ये एरिया निकला किसका, इसको dA से डिनोट कर सकते हैं, इस रिंग का एरिया है। और यदि इसे हम इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ ऐड करते हैं। ऐसा रिंग हमारे पास बहुत सारा है, यहाँ भी एक रिंग है, बड़ा वाला भी रिंग है, हर ये रिंग से ही तो बना हुआ है। और वो सारे रिंग का रेडियस कहाँ से जाता है, जो सबसे छोटा रिंग है उसका रेडियस 0 है, सबसे जो छोटा है उसका रेडियस 0 है, और जो सबसे बड़ा रिंग है उसका रेडियस कितना है, ये कितना दिया है, कैपिटल R, सबसे बड़ा का कैपिटल R है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एडअप किया, इंटीग्रेट किया, वो जो एरिया है सबका इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो यह आया 2πx dx, x का वैल्यू 0 से R तक जाएगा। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर 1 बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर लिमिट है तो लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है कैपिटल R। पहले अपर लिमिट लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे लोअर लिमिट, ये दो तो कट गया ऐसे। पाई x का वैल्यू पहले R लिखेंगे, R² हो गया, माइनस अब लोअर लिमिट लिखेंगे 0², पाई R²। यही है एरिया, इंटीग्रेट कर दिए तो ये आ गया एरिया, ये एरिया ऑफ सर्किल, देखिए पाई R²। तो इस तरह से हम कैलकुलस यूज करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति के सारे नियम जो हैं सो डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखे हुए हैं, मतलब कि कैलकुलस के एक स्टेप ऊपर में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उसमें लिखे हुए हैं, और उसको बगैर सॉल्व किए उस प्रकृति के नियमों को समझना सही पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं, इसमें मैंने आपको एक बहुत ही संक्षेप में बता दिया कि कैलकुलस क्या है और जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। कुछ फंक्शंस का मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दे दिया, कुछ एक फंक्शन का मैंने निकाल भी दिया। और यदि ज़्यादा डिटेल्स में अभी आप जानना चाहते हैं तो हमारा जो वीडियो है एसेंशियल मैथ उसको आप देख सकते हैं, उसमें हमने कुछ ज़्यादा डिटेल्स में बताया है। फिर जब आप पढ़ेंगे कैलकुलस अपने 11 में और स्पेशली 12 में, तब आपको और ज़्यादा जानने को मिलेगा। लेकिन समाव लोगों ने पता नहीं क्यों NCERT ने CBSE ने कैलकुलस बहुत बाद में दिया, जबकि कैलकुलस सबसे ज़्यादा पहले देना चाहिए था। एनीवे, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बाद हम फिर रेगुलर क्लासेस के लिए फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट से, उसके बाद में काइनेमेटिक्स और दूसरे चैप्टर्स आएंगे। तो क्लास 11 क्लास 12 में स्टार्ट करेंगे, शायद लाइट से अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू।